हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं, या आप किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहां पर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताने वाला हूं, जिससे रिलेटेड कंप्लायंसेस को आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना होता है। इससे पहले वीडियो में हमने इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट से संबंधित पूरी डिटेल बात की हुई है, जिससे रिलेटेड मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं, आपको पॉइंट वाइज एक एक चीज को आपको क्लियर करने की कोशिश की है, आपको हेल्प करने की कोशिश की है। इस वीडियो के अंदर हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 से संबंधित पॉइंट नंबर 3 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपको दोस्तों बताया हुआ था कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी, जब लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं, तो वो किस किस एक्ट से संबंधित आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। सबसे पहले वो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट से संबंधित। नंबर 2 पे जब वो आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे, तो वो जो नंबर 2 का एक्ट है जिसके बारे में वो बात करेंगे, वो है आपका एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। दोस्तों यहां पे मैंने लिखा है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मध्य प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये आपके स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। अगर आप सपोज कीजिए केरला से बिलोंग करते हैं तो ये केरला शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो सकता है। आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश स्टेट शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो सकता है। तो ये आपके स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा। नंबर 3 पे जिस एक्ट के संबंधित लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी ऑफिसर्स आपसे इंस्पेक्शन करते हैं आपके ऑफिस का, वो है आपका बोनस एक्ट। नंबर 4 पे जिस एक्ट से संबंधित लेबर ऑफिसर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे, वो है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर जिस एक्ट से संबंधित लेबर ऑफिसर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे, वो है आपका मैटरनिटी लीव बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट 6 नंबर पे जिस एक्ट से संबंधित लेबर ऑफिसर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे, वो है चाइल्ड एंड एडोलिसेंट लेबर एंड रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों पहले वीडियो के अंदर, इससे पहले के जो 4 वीडियो हैं, पॉइंट वाइज हम इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में इन लेंथ पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में। ठीक है, इसके पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो जब भी कभी कोई लेबर ऑफिसर, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी, कोई भी इंस्पेक्टर आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, तो वो इंस्पेक्शन करने के बाद में इस तरीके का एक फॉर्म आपको फिल करके, आपको पूरे के पूरे इंस्पेक्शन के बाद में वो आपको दे करके जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये किस तरीके का फॉर्म है, इसमें क्या क्या डिटेल दी गई है। सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर क्या होगा, निरीक्षक का नाम, यानी कि जिस इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन किया आपके ऑफिस का, उसका नाम होगा। जिस डेट में इंस्पेक्शन किया है वो डेट दी गई होगी, जिस टाइम पर किया है और जिस स्थान से किया गया है उस स्थान का यहां पे दिया जाएगा। जैसे कि मैं यहां पे वीडियो भोपाल से बना रहा हूं, तो ये भोपाल यहां पे वो लिख करके जाएंगे। अब यहां पे इस फॉर्म के अंदर आपका उस एक्ट का नाम जरूर से होगा जिस एक्ट के परव्यू में आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। जैसे कि ये इंस्पेक्शन आपका एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 से रिलेटेड जो कंप्लायंसेस हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने होते हैं, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। ठीक है, उससे रिलेटेड ये पूरा फॉर्म है।
सबसे पहले यहां पे क्या दिया जाएगा, आपके संस्थान का, आपके एस्टेब्लिशमेंट का नाम और पता, यानी कि हो सकता है कि आपकी कंपनी का नाम Y2Z कंपनी है और उसका एड्रेस है कोई भी, तो यहां पर वो डिटेल डालेंगे। आपके कंपनी का ईमेल एड्रेस और आपके कंपनी का, आपके एस्टेब्लिशमेंट का यहां पे फोन नंबर दिया जाएगा, मोबाइल नंबर। जो आपने अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया गया होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, और आप किस तरीके के बिजनेस को आप रन कर रहे हैं वो यहां पे डिटेल यहां पे डाली जाएगी। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपकी कोई शॉप है तो वो यहां पे शॉप लिख देंगे, या अगर किसी तरीके का कोई, सपोज कीजिए कि आप रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं तो वो यहां पे रेस्टोरेंट रन लिख देंगे, या सपोज कीजिए कोई अम्यूजमेंट या कोई थिएटर है तो वो उससे रिलेटेड थिएटर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में यहां पे आगे जो डिटेल होगी वो होगा आपके जो कंपनी के ऑनर हैं, जो उस बिजनेस के ऑनर हैं, उनका नाम और उनका पता होगा, या उनके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम और पता होगा। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आपके टोटल मिलाकर के कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितने स्टाफ का क्या नंबर है, उसके नंबर दिया गया होगा, मेल एंड फीमेल का दोनों का अलग अलग। जैसे सपोज कीजिए कि आपके यहाँ पे 35 मेल हैं और आपके 30 फीमेल हैं, तो टोटल मिलाकर के आपका हो गया 65। तो ये नंबर यहां पर वो डालेंगे इंस्पेक्शन करने के बाद में, खुद से आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद में। अब कई बार क्या होता है कि जब वो लेबर ऑफिसर्स आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने आते हैं उस समय पर डायरेक्टर या ऑनर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनकी एब्सेंस में किसी न किसी अदर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में, किसी मैनेजर की प्रेजेंस में वो इंस्पेक्शन किया जाता है, तो फिर उनका नाम यहां पे लिया जाएगा और उनकी पोस्ट क्या है वो यहां पे डाली जाएगी और लिखा जाएगा कि उनकी उपस्थिति में ये यहां पे पूरा सर्वे किया गया। अब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्टार्टिंग कब से हुई, तो सपोज कीजिए कि आपने उसको स्टार्ट किया था 1999 से, तो आपसे वो 1999 से प्रारंभ की गई, तथा आपके यहां पे कितने कर्मचारी कार्यरत पाए गए, कितने आपके यहां पर जो कर्मचारी हैं वो सपोज कीजिए मैंने यहां पे 65 लिखा गया है, तो वो इंस्पेक्शन करने के बाद में यहां पे नंबर डालेंगे 65। अब यहां पे ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में यहां पे पॉइंट वाइज जो आपके एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से रिलेटेड जो अलग अलग कंप्लायंसेस हैं, पॉइंट वाइज, पॉइंट 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक, फिर से दोबारा से 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक, ये इस तरीके से पूरा इंस्पेक्शन करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और फिर उसके बाद में यहां पर यस या नो लिख करके जाएंगे अलग अलग पॉइंट वाइज। अब चूंकि इस फॉर्म के अंदर इस एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से संबंधित बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इसीलिए इस सारे के सारे पॉइंट को एक ही वीडियो में कवर कर पाना तो पॉसिबल नहीं था दोस्तों, तो इसीलिए मैंने इसके सारे के सारे पॉइंट वाइज अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, तो उन सारे वीडियोस को आप प्लीज देखना नहीं भूलिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, पॉइंट नंबर 2 के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। जब वो इस फॉर्म को भरेंगे तो कहीं पर वो यस लिख देंगे, कहीं पर वो नो लिख देंगे, कहीं पर यस लिखा होगा, कहीं पर नो लिखा होगा। हो सकता है कि आप बहुत सारी कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हो, कहीं पर हो सकता नहीं भी कर रहे हो। तो जब आप, क्या होता है कि जब ये पूरे के पूरे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन कंप्लायंसेस को आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये फॉलो करना या नहीं करना होता क्यों है कि हम किसी कंप्लायंस को फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं, तो उसका कारण होता है कि हमारी जानकारी का अभाव या आधी अधूरी जानकारी। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, ये मेरी जानकारी के हिसाब से बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, ये बिल्कुल सही जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप अपने स्टेट के लेबर इंस्पेक्टर से मिलकर के, लेबर डिपार्टमेंट से मिलकर के इन सारी के सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इनको क्रॉस वेरीफाई जरूर करिएगा। अब यहां पे उन्होंने लिख दिया। अब इसके बाद में क्या है कि यहां पे सारे के सारे पॉइंट को इंस्पेक्शन करने के बाद में यस और नो लिखने के बाद में उपरोक्तानुसार उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण। अब हो सकता है कि आप ज्यादातर जो कंप्लायंसेस है उसको फॉलो कर रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आकर के कोई ना कोई वायलेशन हो ही जाता है, नोइंगली और अननोइंगली। तो फिर उससे रिलेटेड आपको एक क्लैरिफिकेशन देना होता है, तो उसके लिए कुछ डेज आपको दिए जाते हैं, हो सकता है 7 डेज, 10 डेज या 5 डेज का टाइम दिया जाएगा, और आपको लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको वो अपना एक्सप्लेनेशन वहां पे सबमिट करना रहता है। लास्ट में जिस इंस्पेक्टर ने आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन किया उसके यहां पे सिग्नेचर दिए जाएंगे और यहां पे आपकी एक कंपनी की सील होगी, और उसके अलावा जिस पर्टिकुलर पर्सन या जिस मैनेजर की प्रेजेंस में यहां पे ये आपका इंस्पेक्शन किया गया था, तो उनका यहां पर आपको उनके भी सिग्नेचर यहां पे लिए जाएंगे। तो ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में इसकी 2 कॉपी होंगी। एक कॉपी वो लेबर इंस्पेक्टर या जो लेबर ऑफिसर्स हैं, लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो अपने पास रखेंगे, और दूसरी कॉपी को वो आपको देकर के जाएंगे
क्योंकि आपको इससे रिलेटेड जो भी वायलेशंस हुए हैं उससे रिलेटेड आपको क्लैरिफिकेशन विद इन 7 या 10 डेज आपको लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में सबमिट करना है। तो दोस्तों अब हम इस पॉइंट 3 को समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट 3 आखिर है क्या, क्या कह रहा है, यानी कि हमको एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए कंपनी, एज एस्टेब्लिशमेंट हमें किस कंप्लायंस को फॉलो करना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहां पे ये कह रहा है कि पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण, ये रिन्यूअल की बात कर रहा है। ये पॉइंट नंबर 3 हमसे कह रहा है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसका रिन्यूअल कौन सी धारा, कौन से सेक्शन 6(5) नियम 5(1) के अनुसार आगामी वर्षों हेतु renewal of the registration certificate for the issuing year as per section 6(5) and rule 5। तो section 6(5) और rule 5 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन, जैसे दोस्तों मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, वो रजिस्ट्रेशन आपको टाइम टू टाइम रिन्यू कराना होता है। अलग अलग स्टेट के रूल के अकॉर्डिंग वो रिन्यूअल आपका 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर हो सकता है, कि अलग अलग स्टेट में हो सकता है किसी स्टेट के अंदर ये 5 ईयर में करना है, हो सकता है किसी स्टेट के अंदर ये 2 ईयर में करना है, किसी स्टेट में हो सकता है कि हर साल करना है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द मध्य प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। अब चूंकि मैं ये वीडियो मध्य प्रदेश से बना रहा हूं तो इसीलिए अगेन एंड अगेन मैं एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात कर रहा हूं, 1958 सेक्शन 6(5) क्या कहता है, ग्रांट्स द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को ग्रांट कर रहा है द पावर, उसके पास में ये अधिकार आ जाते हैं, उसके पावर आ जाती है टू मैंडेट द रिन्यूअल ऑफ शॉप। तो वो शॉप के रजिस्ट्रेशन को क्या कर सकती है, रिन्यूअल कराने के लिए बाध्य कर सकती है, मैंडेट कर सकती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को विद द रिन्यूअल पीरियड, रिन्यूअल पीरियड के साथ में, यानी कि जो रिन्यूअल पीरियड है उसी के अंदर आपको उसको रिन्यू कराना है, नॉट बीइंग लेस देन 5 ईयर, मतलब कि वो 5 साल के अंदर आपको रिन्यू कराना ही कराना है, क्योंकि ये एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये यहां पे एमपी का जो रूल है 5 साल के अंदर आपको अपने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना है। मीनिंग अ शॉप ओनर मस्ट अप्लाई टू रिन्यू देयर लाइसेंस, कि उनको अपने लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए 5 साल के अंदर उसको देना ही है, every 5 year at minimum and will be required to pay the prescribed fees for renewal। ठीक है, और जब आप उसको रिन्यूअल के लिए लेकर के जाएंगे, उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको रिन्यू कराना होगा, तो उससे रिलेटेड जो भी फीस होगी वो भी आपको पे करनी होगी। आगे देखते हैं दोस्तों, अब इस पॉइंट नंबर 3 के कुछ की पॉइंट्स हैं इस रजिस्ट्रेशन से संबंधित। क्या कहता है, रिन्यूअल अथॉरिटी, क्या है ये अथॉरिटी, गवर्नमेंट को क्या अथॉरिटी मिलती है, द गवर्नमेंट कैन आस्क फॉर रिन्यूअल। तो ये सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट है, वो आपके रिन्यूअल के बारे में आपसे पूछ सकती है ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सपोज कीजिए कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ 2005 में और 2010 में मेरा वो रिन्यूअल होना कंपलसरी था, बट मैंने 2011 2012 तक उसका रिन्यूअल नहीं कराया, तो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आकर से मुझसे पूछेंगे कि भैया रिन्यूअल क्यों नहीं है, तो उससे रिलेटेड जो भी पेनल्टी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट नंबर 3 है उसका मैंने वायलेशन किया उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस का, तो उससे रिलेटेड मुझे एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा और उससे रिलेटेड जो भी फाइन होगा वो भी मुझे, पेनल्टी जो भी होगी वो मुझे भरनी पड़ेगी। रिन्यूअल पीरियड क्या कहता है, द रिन्यूअल पीरियड मस्ट बी एटलीस्ट 5 ईयर। तो ये एमपी का रूल है, फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ये ईयर अलग हो सकते हैं, तो आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट से इसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कराइएगा। ठीक है, तो ये कम से कम 5 साल होना चाहिए और आपकी रिन्यूअल की फीस भी होगी। एम्प्लॉयर नीड्स टू पे, तो ये पे कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि जब एम्प्लॉयर है वो अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करा रहा है तो वो एम्प्लॉयर को ही पे करना पड़ेगा, टू पे अ फी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो फी रिन्यूअल के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड की है उसी के अकॉर्डिंग आपको वो फी पे करनी पड़ेगी। अब ये नोटिफिकेशन पावर क्या कहती है, द गवर्नमेंट विल नोटिफाई द रिन्यूअल रिक्वायरमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन। तो एक नोटिफिकेशन यानी कि जो आपके लेबर डिपार्टमेंट्स हैं उससे आपको एक नोटिफिकेशन आ सकता है कि आपका रिन्यूअल ड्यू है, कि अब आप इसको, जैसे आप जब मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो मोबाइल रिचार्ज में आपका कब तक वैलिडिटी होती है तो उसका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता है ना, तो ऐसे ही आपकी जो गवर्नमेंट है, जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, वो आपको जब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो आपको वो नोटिफाई भी कर सकते हैं कि आपका रिन्यूअल ड्यू है, आपको उसको रिन्यू कराना है। लिमिट ऑन फी, फीस के ऊपर भी लिमिट है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फीस लग रही है। द रजिस्ट्रेशन एंड द रिन्यूअल फी कंबाइंड, तो यहां पे दोनों की ही फीस बताई गई, रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल। रजिस्ट्रेशन जब हम फर्स्ट टाइम में करा रहे हैं अपने किसी
बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय रजिस्ट्रेशन कराना है और फिर हमें टाइम टू टाइम उसको जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसको रिन्यू कराना है। फी भी देनी है। फी कंबाइंड कैन नॉट एक्सीड 250 रुपीज पर एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसकी जो मैक्सिमम फीस यहां पे एमपी के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई है वो है 250 रुपीज। रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहां पे जो फीस बताई गई है, सो फीस फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल, तो रजिस्ट्रेशन के लिए और रिन्यूअल के लिए क्या फीस है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे दिखा रहा हूं, जो भी फीस है ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है, जो मैंने अपनी पूरी रिसर्च करके यहां पे रखी गई है, यहां पे दी गई है। फिर भी अगर किसी तरीके का कोई भी डाउट होता है, कोई संशय होता है, तो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से इसके बारे में क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। सो एवरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड अंडर सब रूल 2, ठीक है, यहां पे सब रूल 2 लगता है ऑफ रूल 6, जो हम बात कर रहे हैं रूल 6 के, उसके सब रूल 2 के अंदर शैल बी रिन्यूड, ये रिन्यू होना चाहिए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 5 कैलेंडर ईयर, यानी कि जब आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं उसके अंदर आपको अपने उस सर्टिफिकेट को रिन्यू करना ही करना है ऑन पेमेंट, पेमेंट देने के बाद में ऑफ अ फी स्पेसिफाइड बिलो फॉर दैट क्लास ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी क्लास क्या है, ये कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी, यानी कि 4 कैटेगरी आपको दी गई हैं, इनके अकॉर्डिंग आपकी जो भी फीस है वो आपको पे करनी है और आपके रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें ऑल एस्टेब्लिशमेंट हैविंग नो एम्प्लॉय, इंपॉर्टेंट, अगर आपके यहां पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, आप एक सिंपल सा एक हो सकता है एक शॉप आप रन कर रहे हैं, खुद ही रन कर रहे हैं, तो आपके कोई एम्प्लॉय नहीं रखा हुआ है, तो भी आपका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तब भी आपको उसका रिन्यूअल कराना है, तो उसकी जो फीस यहां पे दी गई है वो ओनली 100 रुपीज है। ऑल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग नॉट मोर देन 3 एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉइज की संख्या कितनी है, केवल 3 है, 3 से ज्यादा नहीं है, ओनली 3 है, छोटा मोटा बिजनेस है कोई, तो वहां पे आपको 150 रुपीज की फी पे करनी है रिन्यूअल के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ऑल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग मोर देन 3, 3 से तो ज्यादा है बट 10 से कम है या मैक्सिमम 10 तक है, 3 से लेकर के 10 के बीच में एम्प्लॉइज अगर है देन यू हैव टू पे 200 रुपीज। और लास्ट में ऑल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग मोर देन 10, अब 10 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है वो 50 हो, 100 हो, 1000 हो, कितने भी एम्प्लॉइज हो सकती हैं, देन यू हैव टू पे 250 रुपीज, ठीक है। तो ये फीस जो मैंने आपको दिखाई है ये अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के इस फीस को क्रॉस वेरीफाई कराना नहीं भूलिएगा। Provided that the application for the renewal shall be accompanied by the registration certificate, अब जब आप रिन्यूअल के लिए अपने सब अप्लाई करेंगे, जब भी कभी आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपना पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी उसको अकंपनी करना जरूरी है, उसको साथ में देना जरूरी है। एंड शैल बी सो मेड एज टू रीच द ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर द डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज ड्यू टू एक्सपायर। बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तारीख में आपका रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है उससे 30 दिन पहले आपको ये लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना जरूरी है। सपोज कीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च को, तो आप कोशिश करके 28 फरवरी तक या 1 मार्च तक अपने उस रिक्वेस्ट को, अपनी इस एप्लीकेशन को लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों तक पहुंचा दें, वहां के ऑफिस में सबमिट कर दें। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ द एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल इज नॉट रिसीव्ड विद इन द टाइम, अभी जो मैंने आपको टाइम बताया 30 डेज, जिस दिन आपका एक्सपायर होने वाला है रजिस्ट्रेशन, जैसे 5 ईयर का टाइम पीरियड है और 5 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं आपके 31 मार्च 2025 को, तो उससे 1 महीने पहले 30 डेज पहले आपको अपने उस रिन्यूअल के लिए आपको एप्लीकेशन देना जरूरी है। तो अगर आप 31 मार्च तक आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद का क्या प्रोविजन है, स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी रिन्यूड ओनली ऑन पेमेंट ऑफ अ फी, तो आपको 10 रुपीज एक्सेस फी पे करनी पड़ेगी, इन एक्सेस एडिशनल, मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये आपकी लेट पेमेंट फी है, यानी कि आपने लेट रिन्यूअल करा रहे हैं तो उसकी आपकी ये लेट फी है इन एक्सेस, 10 रुपीज इन एक्सेस ऑफ द फी ऑर्डिनरीली पेबल फॉर द पर्पस अनलेस द लेबर कमिश्नर
बाय जनरल और द स्पेसिफिक ऑर्डर एक्सटेंड द टाइम फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द रिन्यूअल। मतलब सिंपल सा ये कह रहा है कि अगर किसी वजह से आपका कोई लेबर कमिश्नर है, कोई लेबर इंस्पेक्टर है, वो आपके उस रिन्यूअल की डेट को एक्सटेंड कर देता है, तो वो चीज, वो एक कंडीशन अलग हो सकती है। अदरवाइज इन नॉर्मल केस में अगर आपका रजिस्ट्रेशन आपका 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो आपको 31 मार्च से पहले पहले उसकी एप्लीकेशन दे करके उसको रिन्यू कराना है। अगर आपकी 31 मार्च क्रॉस हो जाती है, तो फिर आपको जो फीस है, जैसे कि 100, 150, 250, 200 जो भी फीस है, उससे एडिशनली आपको 10 रुपीज एक्सेस में एज ए पेनल्टी और पे करने पड़ेंगे उस रिन्यूअल के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने आपके बनाई है, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज बनाई है, आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। आपकी जो भी क्वेरी होती हैं, अगर इससे रिलेटेड, फिर भी पॉइंट नंबर 3 से रिलेटेड अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है, तो आप हमारी लीगल टीम को बता सकते हैं अपनी मेल से। ठीक है, तो आप अपनी मेल लिख सकते हैं legal@public.com पर। हमारी एक लीगल टीम है, आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेगी और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको ये बहुत ही यूजफुल लगा हो, तो दोस्तों अपने और फ्रेंड्स के साथ में, अपने और कलीग्स के साथ में, या जो और भी बिजनेस ओनर्स हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।